आज की ये खबर देश की उन तमाम महिलाओं के लिए है जो पुरुषों के बराबर अधिकार चाहती हैं, जो उड़ना चाहती हैं, जो उड़ने के सपने देखती हैं, बड़े बड़े सपने देखती हैं, जो हमारे देश की महिलाएं खिलाड़ी बनना चाहती हैं, वैज्ञानिक बनना चाहती हैं और जो अपने दम पर अकेले इस दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखती हैं। और ये खबर उन महिलाओं के लिए भी है जिन्हें यह कहा जाता है कि उन्हें अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या शाम के समय उनका अकेले घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। ये हमारे देश के, हमारे समाज के वो दो विचार हैं जो आज भी लगातार एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सा विचार सही है? और यह खबर भी एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे यह पूरा भरोसा था कि वो मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकती है और 65 देशों ने इस महिला के इस भरोसे को कायम रखा कि ये जिस भी देश में जाएगी वहां के लोग उसका स्वागत करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसके लिए असुरक्षा का कारण तो कभी नहीं बनेंगे। और यह महिला 65 देशों का दौरा कर चुकी है अपनी इसी मोटरसाइकिल पर। स्पेन की इस 28 वर्ष की महिला ने अपने 63 वर्ष के पति के साथ दुनिया के 65 देशों का भ्रमण किया है और मोटरसाइकिल से 1,70,000 किलोमीटर की यात्रा यह महिला कर चुकी है। लेकिन झारखंड में स्पेन की इस महिला का यह भरोसा टूट गया और कुछ लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि हमारा देश आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने भारत की अतिथि देवो भव वाली संस्कृति को भी लहूलुहान कर दिया। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि यह खबर आप सब लोग बहुत ध्यान से देखें और अपने घर में इस खबर पर एक दूसरे के साथ चर्चा भी जरूर करें कि हमारा समाज सुधर क्यों नहीं पा रहा है। यह खबर झारखंड के दुमका से आई है, जहां 1 मार्च को 7 लोगों ने स्पेन की एक महिला का गैंगरेप किया और उसके पति को पहले बंधक बनाया, उसके पति के साथ मारपीट की और फिर उसी के सामने उसकी पत्नी का गैंगरेप किया। यह महिला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी एक यूट्यूबर भी है, जो मोटरसाइकिल से अपने पति के साथ पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकली हुई है और ये जहां भी जाती है ये वीडियो बनाती है अपने। और झारखंड पहुंचने से पहले ये 65 देशों की यात्रा कर चुकी थी। इसी महीने की 1 तारीख को ये कोलकाता से नेपाल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन शाम को करीब 7 बजे जब ये पति पत्नी झारखंड के दुमका पहुंचे तो उन्होंने एक पहाड़ी के पास वहीं पर जंगल में टेंट लगाकर रात में रुकने का वहीं पर फैसला किया। लेकिन बाद में कुल मिलाकर 4 लोग वहां पहुंचे जिन्होंने पहले इस महिला के पति के सिर पर उसके हेलमेट से कई बार हमला किया और बाद में उसके हाथ पैर बांध दिए। और इसके बाद ये 4 आरोपी स्पेन की इस महिला को जबरदस्ती उठाकर जंगल में ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया। और बाद में इन 4 लोगों ने अपने 3 और लड़कों को बुला लिया, फोन किया उन्हें, 3 और लड़कों को फोन करके बुलाया और बाद में उन्होंने भी इस महिला के साथ बलात्कार किया। और रात को लगभग 10:30 बजे ये सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए और यह घटना शाम को 7 बजे से रात को करीब 10:30 बजे के बीच हुई। इस महिला और उसके पति ने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उनके साथ भारत के एक राज्य में ऐसी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। और बाद में ये दोनों ही मदद मांगते हुए किसी तरह पुलिस के पास पहुंचे और फिर उन्होंने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेन की यह महिला इतनी बहादुर है कि गैंगरेप की घटना के बाद जब पुलिस ने उसे अस्पताल चलने के लिए कहा तो यह खुद अपनी बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची। और ये तस्वीरें जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं उसी समय की है जब यह महिला घायल अवस्था में अस्पताल जा रही है अपना इलाज कराने के लिए। पुलिस का कहना है कि जिन आरोपियों ने इस महिला के साथ गैंगरेप किया उनमें से कुछ अंग्रेजी भाषा भी बोल सकते हैं और आरोप है कि उस दिन ये आरोपी शराब के नशे में थे। और अभी इनमें से 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी उम्र 22 वर्ष से 28 वर्ष के बीच है। इनमें एक आरोपी का नाम प्रदीप किस्कू है, दूसरे का नाम राजन मरांडी है और तीसरे का नाम सुखलाल हेमब्रम है। बड़ी बात यह है कि आज जब इन आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तब इनके चेहरों को ढक दिया गया था, इनके चेहरों पर नकाब था। हमें यह लगता है कि इन आरोपियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए और इनके चेहरे को पूरे देश के लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हैवान कौन है
ये खतरनाक लोग आखिर कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं। देखिए, हमारे देश में जब किसी का बलात्कार होता है, महिला का, लड़की का, तो मीडिया में उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता ताकि उसकी बदनामी ना हो, उसकी पहचान छुपा कर रखी जाती है। जो शिकार हुई है उसकी पहचान हम छुपा कर रखते हैं, लेकिन असल में और पहचान इन लोगों की सार्वजनिक होनी चाहिए। आज हम इनकी भी पहचान छुपा रहे हैं, इनका चेहरा किसी को दिखा नहीं रहे हैं। स्पेन की जिस महिला के साथ यह घटना हुई उसने भी ऐसा ही किया और इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तस्वीर उसने खुद खींच ली और उस तस्वीर को जारी करके उसने लोगों से इस आरोपी को पकड़ने की मदद मांगी है। देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इस आरोपी की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। इसी महिला ने इस आरोपी की तस्वीर ये निकाली है और कहा है कि इस आरोपी को पकड़ने में मदद की जाए। और आज हम आपको इस आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी पर। आप इस आरोपी को ध्यान से देखिए। अगर आप इस लड़के को कहीं जानते हैं, आपने इस लड़के को कहीं देखा है, आप इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं, तो आपको इस महिला की जरूर मदद करनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में हमने ये देखा है कि जिस महिला का बलात्कार होता है वो तो पूरी जिंदगी शर्मिंदगी के साथ रहती है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। लोग जीवन भर उसे एक अलग निगाह से देखते हैं, बदनामी होती है समाज में। और जिन्होंने ये काम किया होता है उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी कभी होती नहीं। आज हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस देश में महिला सुरक्षित ना हो वो देश कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमेशा से महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। आपने देखा होगा, हमारे आप जितने भी पुराने पौराणिक ग्रंथ देख लीजिए, हमारी संस्कृति देख लीजिए, हर जगह महिलाओं की पूजा की जाती है, महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। और उसी देश में आज ये सब कुछ हो रहा है और हम विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं। कड़वा सच यह है कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी भारत 177 देशों की सूची में 128वें स्थान पर है। इसी सूची में अमेरिका 37वें स्थान पर है, स्पेन 27वें, फ्रांस 24वें, ब्रिटेन 26वें, रशिया 56वें और चीन का स्थान 82 है। लेकिन भारत महिला सुरक्षा के मामले में पहले 100 देशों की सूची में भी नहीं है। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस देश में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है, वो देश महिला सुरक्षा के मामले में दुनिया में 128वें स्थान पर है। और इससे आप हमारे देश की महिलाओं का भी दर्द आज समझ सकते हैं, क्योंकि वो इतने असुरक्षित माहौल में आज भी रह रही हैं। इस राजनीतिक लड़ाई के बारे में बताएंगे जिसमें एक तरफ परिवारवाद है और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। लालू यादव ने विपक्ष की रैली में एक सवाल उठाया कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है, तो वो परिवारवाद की क्या बात करते हैं जब उनका अपना ही परिवार नहीं है। और इसके तुरंत बाद बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। और अब यह लड़ाई परिवारवाद वर्सेस मोदी के परिवार में तब्दील हो गई है। इसलिए पहले आपको लालू यादव का वो भाषण सुनवाते हैं जो उन्होंने 3 मार्च को पटना की विपक्ष की रैली में दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास परिवार नहीं है, तो वो परिवारवाद की बात क्या करते हैं। पहले उनका ये बयान सुनिए। मोदी कोई चीज है क्या? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ। असल में विपक्ष के नेता बार बार एक ही गलती करते जा रहे हैं और यहां लालू यादव से 2 गलती हुई है। उन्होंने 2 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। और वो मुद्दे क्या हैं? परिवारवाद। परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। और पूरा देश ये जानता है कि वो जिस डेडिकेशन के साथ पूरे देश की सेवा कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए लालू यादव ने भले ही ये मुद्दा उठाया है, लेकिन भारत के लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे अपना सब कुछ छोड़कर
दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। दूसरा जो सवाल उन्होंने उठाया है वो है उनके हिंदुत्व पर, उनके हिंदू होने पर, और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी मोदी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। फरवरी 2022 में लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की जेल की सजा हुई थी और बाद में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से अप्रैल 2023 में हेल्थ ग्राउंड्स पर, यानी स्वास्थ्य के मुद्दों पर जमानत मिल गई थी। और उसी दिन से सीबीआई अदालतों में लगातार यह कह रही है कि बैडमिंटन खेलने वाले लालू यादव को आखिर अदालत हेल्थ ग्राउंड्स पर कैसे जमानत दे सकता है। और आज भी लालू यादव रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष की गठबंधन की तमाम बैठकों में जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का सबसे बड़ा आधार उनके खराब स्वास्थ्य को माना था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पहली लिस्ट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब एक नया टास्क दिया है और उनसे यह कहा है कि इस बार बीजेपी का लक्ष्य हर पोलिंग बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हासिल करने का होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि अभी हमारे देश में हर पोलिंग बूथ पर औसतन 850 वोटर्स होते हैं और अनुमान है कि इस बार देश में 12 लाख पोलिंग बूथ होंगे। 12 लाख पोलिंग बूथ पर लगभग 100 करोड़ वोटर्स लोकसभा के चुनाव में अपना वोट डालेंगे। अब आप सोचिए, इतने बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर, अगर हर पोलिंग बूथ पर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर बीजेपी 12 लाख में से 20% पोलिंग बूथ पर भी ये अतिरिक्त 370 वोट ले लेती है तो उसे पिछली बार के मुकाबले 8 करोड़ 88 लाख वोट ज्यादा मिलेंगे। और इतने वोटों के बढ़ने का मतलब यह होगा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीत सकती हैं। तो इस बार जो वोट लोकसभा का जो चुनाव है पूरा, बीजेपी का जो कैंपेन है वो एक आंकड़े के आसपास घूम रहा है और वो है 370। ये आंकड़ा है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए है 400 का आंकड़ा। इसलिए जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको बीजेपी के चुनाव प्रचार में ये दो आंकड़े जरूर दिखेंगे, 370 और 400। और हर चीज में आपको ये जो 370 का आंकड़ा है ये आपको अब देखने को, सुनने को मिलने वाला है। हम आपको अभी से तैयार कर रहे हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 31.3% वोट मिले थे, यानी 17 करोड़ 17 लाख वोट मिले थे 2014 में, तब बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी लोकसभा में। इसके बाद 2019 में जब बीजेपी को 22 करोड़ 91 लाख वोट मिले तब उसे 303 सीटें मिली और अब बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए बीजेपी को अपना वोट शेयर 38% से कम 45% के आसपास तो ले जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त 370 वोट हासिल करने का नया लक्ष्य रखा है। अगर आप 2014 से देखेंगे 2019 तक तो हर बार बीजेपी अपना 5-6% वोट शेयर बढ़ाती चली आ रही है। और अगर इस बार भी बीजेपी ने अपना वोट शेयर 6% 7% बढ़ा दिया तो ये 370 सीटें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं अंदरूनी तौर पर वो चाहते हैं कि उनका वोट परसेंट 50% होना चाहिए इस बार, ऐसा वो सोचते हैं। अब आपको दिल्ली में आने वाले राम राज्य के बारे में बताते हैं, दिल्ली के वार्षिक बजट के बारे में बताते हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राम राज्य वाला बजट कहा है। और इस बजट में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा का ऐलान है। इसके तहत दिल्ली में 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए की मदद देगी। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, यानी जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, या जो इनकम टैक्स नहीं भरती हैं, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं, जिन्हें अभी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी सभी महिलाओं को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अब हर महीने 1000 रुपए देगी। और इस योजना के लिए इस साल सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और 2000 करोड़ का मतलब यह है कि दिल्ली हर साल की सरकार हर साल दिल्ली की 17 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का मासिक भत्ता अब देगी। यानी दिल्ली की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है, अब आपको हर महीने 1000 रुपए मिला करेंगे।